हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी टू प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस क्लास में हम हिस्ट्री का पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। आज इसमें पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। हमने इसका तीन लेक्चर पहले लिया है, जिसमें हम 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ था उसको हमने पूरा पढ़ा कि कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ तथा क्या क्या उससे इम्पोर्टेंट थे। हमने सारे अधिवेशन का कहाँ पे हुआ था, उससे क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, सबको अच्छे से देखा था। फिर हमने उसके बाद हमने 1885 से लेकर 1947 को 3 पार्ट में बांटकर गांधीवादी युग, उसके बाद हमने देखा उदारवादी युग और उग्रवादी युग। हमने इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम देख लेते हैं और जो हमारा इम्पोर्टेंट इससे आते हैं क्वेश्चन, क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी क्वेश्चन वहाँ का बनता है, तो इस क्लास में हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। हम देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, और ये बिहार के लिए मतलब क्या है कि कौन सा मतलब बिहार में उतनी समय क्या हो रहा था बाकी, और उस आंदोलन का क्या क्या कहाँ पर कैसे हो रहा था। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा है क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास। हम यहाँ देखते हैं तो भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की पहली झलक जो हुई है 1879 के आसपास वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा गठित रामोसी कृतक के एक दल द्वारा हुआ था। ठीक है, इतना याद रखे रहिएगा कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की पहली झलक कब मिली। 1879 ईस्वी के आसपास वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा गठित रामोसी कृतकों के एक दल द्वारा। 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और आर्यस्ट की हत्या तिलक के दो प्रसिद्ध शिष्य दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर द्वारा हुआ था। इसको हम देख लेते हैं, रुकिए अच्छे से। यहाँ से देख लीजिए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी युग की शुरुआत, ये हमारा यहाँ पे दिया गया है। इसमें हम देखते हैं तो भारत के कुछ प्रारंभिक संगठनों में सर्वप्रथम व्यायाम मंडल, जिसकी स्थापना 1896-97 में हुआ था, इनमें चापेकर बंधुओं ने की थी, जिनका नाम दामोदर हर चापेकर और बालकृष्ण हर चापेकर थे। अभी हमने इसको बताया। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय युवकों को शारीरिक रूप से ताकतवर बनाना था। और ठीक इसी समय 1896 से 97 में क्या फैल गया, पूना फैला, और ब्रिटिश सरकार ने प्लेग के नियंत्रण के लिए पूना प्लेग समिति का गठन किया, जिसका अध्यक्ष कौन था, मिस्टर रैंड था। तो याद रखिए रहिएगा, पूना में प्लेग कब फैला था, 1896-97 में फैला था। और उसके लिए क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने एक प्लेग समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, मिस्टर रैंड थे। इन प्लेग अधिकारियों ने प्लेग नियंत्रण के बहाने भारतीयों के घरों में घुसकर लूटपाट की और महिलाओं से दुर्व्यवहार किया, जिसका आलोचना करते हुए तिलक ने अपने समाचार पत्र मराठा में लिखा, इन अंग्रेज अधिकारियों से ज़्यादा दयालु तो प्लेग है, जिसने कम से कम कुछ भारतीयों को तो छोड़ दिया। अतः चापेकर बंधुओं ने क्या किया, रैंड एवं उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की क्या कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। यह यूरोपियों की प्रथम राजनैतिक हत्या थी। क्रांतिकारी आंदोलन की विधिवत शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि क्रांतिकारी आंदोलन का शुरुआत कहाँ से होता है, तो 1896-97 से ये शुरू हुआ है। चलिए हम आगे देखते हैं। फिर हम देखते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण क्या था। तो हम देखते हैं पहले महाराष्ट्र में क्या था। सर्वाधिक चर्चित क्रांतिकारी कौन थे, विनायक दामोदर सावरकर थे। ये बाल गंगाधर तिलक के शिष्य थे, इतना याद रखिए रहेगा। 1893 ईस्वी में गणेश महोत्सव तथा 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव शुरू करने वाले ये कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि गणेश महोत्सव तथा शिवाजी महोत्सव का शुरुआत किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। 1893 में गणेश महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव शुरू करने वाले थे। ठीक है, फिर हम देखते हैं वीडी सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में मैजनी के तरुण इटली की तर्ज पर मित्र मेला का गठन किया था। तो याद रखिए रहिएगा, मित्र मेला का गठन किसने किया था, वीडी सावरकर ने किया था, 1899 में किया था, और किसके, मैजनी के तरुण इटली के तर्ज पर इसको किया गया था। इतना याद रखिए रहिएगा। आगे हम देखते हैं, इसे ही 1904 में अभिनव भारत के नाम से जाने लगा था। ठीक है, जो 1899 में मित्र मेला का गठन किया गया था, 1904 आते जाते तक इसको क्या, अभिनव भारत कहा जाने लगा। ठीक है, इतना याद रखिए रहेगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, क्योंकि हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज भी हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम टॉपिक वाइज उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखते रहिएगा। अभिनव भारत में पांडुरंग महादेव बापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। तो इतना याद रखे रहिएगा। नासिक षड्यंत्र केस हम देखते हैं, तो ये कब हुआ था, 1919 में नासिक षड्यंत्र केस हुआ था। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या अनंत लक्ष्मण कनारे द्वारा
कहाँ किया गया था, किसने किया था? नासिक के जिला मजिस्ट्रेट की हत्या अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा किया गया था। अभी ये हम महाराष्ट्र में का देख रहे हैं, तो महाराष्ट्र में पहला हुआ था नासिक षड्यंत्र केस 1909 में। 7 पर मुकदमा चला, जबकि 3 को फांसी दी गई थी। फांसी पाने वाले थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे, गोपाल सिड़ी कर्वे, विनायक नारायण देश पांडे। तो इतने लोगों का नाम याद रखे रहिएगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में क्या क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था? तो यहाँ पे प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति, इसका नाम M.N. रॉय ने इसका नाम सुझाया था, तो याद रखे रहिएगा। अनुशीलन समिति का जो नाम सुझाया था M.N. रॉय ने सुझाया था, और ये प्रथम गुप्त संगठन था। कहाँ में था? ये बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन था। संस्थापक इसके थे वरिंद्र घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, जतीन नाथ बनर्जी, प्रमोद मित्रा। मूलतः ये प्रथम थे, याद रखे रहिएगा। तो इसके संस्थापक कौन थे? वरिंद्र घोष, भूपेन्द्र नाथ दत्त, जतीन नाथ बनर्जी और प्रमोद मित्रा थे, ठीक है। आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज। उसके बाद अरविंद घोष की सलाह पर वरिंद्र घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाला था। तो याद रखे रहेगा, एग्जाम में ये पूछ सकता है कि युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका किसने निकाला था? तो अरविंद घोष की सलाह पर वरिंद्र घोष और भूपेन्द्र नाथ दत्त ने इसको निकाला था, ठीक है। हम आगे समझ लेते हैं। 1906 में पहला सम्मेलन कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर पे हुआ था। इतना याद रखिए रहिए। किसका? ये जो अनुशीलन समिति था, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर पे हुआ था। इतना याद रखिए रहिएगा। प्रमुख उद्देश्य इसका था खून के बदले खून। इस क्रांतिकारी समूह द्वारा बंगाल के लोकप्रिय गवर्नर ब्लूफील्ड फुलर की हत्या का असफल प्रयास किया गया था, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था? अनुशीलन समिति द्वारा किया गया था। ढाका में भी एक अनुशीलन समिति कार्यरत थी, जिसके संस्थापक पुलिन दास थे। तो याद रखिए रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि ढाका में जो अनुशीलन समिति कार्यरत थी, उसके संस्थापक कौन थे? तो पुलिन दास थे। फिर हम देखते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908 में। नासिक षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1909 में। और ये जो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1908 में हुआ था। ये सब हम बंगाल का देख रहे हैं। पहले हम महाराष्ट्र में देखें, फिर हम देख रहे हैं बंगाल में। इसमें हम देखते हैं क्रांतिकारी हेमचंद कानूनगो, जिन्होंने 1888 में, ठीक है, कलकत्ता स्थित मणितल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला। पेरिस में एक रूसी से ट्रेनिंग इन्होंने लिया था। किसने अलीपुर षड्यंत्र केस किया? क्रांतिकारी हेमचंद कानूनगो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 34 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण बंदी बनाया गया, जिसमें वरिंद्र घोष और वरिंदो घोष भी थे। इतना याद रखिए रहेगा। सब पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। वरिंद्र घोष को यहाँ पे आजीवन कारावास दिया गया, और अरविंदो घोष जो थे उनको रिहा कर दिया गया। इनके वकील कौन थे? CR दास थे। तो याद रखिए रहिएगा, जो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1908 में हुआ था। ये किस लिए हुआ था? क्योंकि ये लोग बम बनाने का कारखाना वो कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद इसमें सब पर क्या हुआ? अलीपुर षड्यंत्र केस का तहत मुकदमा चलाया गया। वरिंद्र घोष को आजीवन कारावास दिया गया। अरविंद घोष जो थे, इनको रिहा कर दिया गया। इनके वकील CR दास थे। पांडिचेरी में ओरवेले आश्रम का स्थापना हुआ। रचना इनका था हिंदू यू ऑफ लाइफ, ठीक है। समाचार पत्र था इनका वंदे मातरम, उदारवादियों की आलोचना। याद रखिए रहेगा, किसका था? अरविंदो घोष का था। सरकारी गवाह कौन थे? नरेंद्र गोसाई की अलीपुर जेल में सत्येंद्रनाथ ने हत्या कर दी थी। तो याद रखिए रहेगा, इसका गवाही किसने दिया था? नरेंद्र गोसाई ने दिया था, ठीक है। तो अलीपुर जेल में तो इसने क्या किया? सत्येंद्रनाथ घोष ने इनकी हत्या कर दी थी। किसकी? ये जो नरेंद्र गोसाई जिसने सरकारी गवाह तो दिया था, उसका सत्येंद्रनाथ घोष ने इसकी हत्या कर दी थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं हावड़ा षड्यंत्र केस, ये कब हुआ था? इसको हम देखते हैं। तो जतीन नाथ मुखर्जी वाघा जतीन जो थे, इनको कहा जाता है 1910 ईस्वी में पुलिस सुपरिटेंडेंट शमसुल आलम की हत्या के अभियुक्त बनाए गए। 9 सितंबर 1915 को बालासोर उड़ीसा में पुलिस मुठभेड़ में इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। याद रखिए रहेगा। मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस हम देखते हैं। तो ये जो है, ये बिहार का पहला क्रांतिकारी विस्फोट था। तो याद रखिए रहेगा, मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस क्या था? बिहार का पहला क्रांतिकारी विस्फोट था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश जो थे श्री किंग्सफोर्ड की हत्या के उद्देश्य से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनकी गाड़ी पर बम फेंका था, ठीक है। बम कनेडी के गाड़ी पर लगा, जहां से उनकी बीवी और उनकी बच्ची मतलब 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। खुदीराम बोस जो मुजफ्फरपुर में क्या किया, इन्होंने खुद क्या किया?
फांसी लगा लिया और प्रफुल्ल चाकी इनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। और जो प्रफुल्ल चाकी ने थे इन्होंने स्वयं अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो याद रखिए रहेगा, खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर में फांसी दिया गया सबसे कम उम्र में, और प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इस कांड पर केसरी में लेख प्रकाशित हुए जिसके कारण तिलक को 6 साल की सजा सुनाई गई वर्मा के मांडले जेल में। याद रखिए रहेगा, इसी पर इसने क्या किया, जो थे तिलक थे ये क्या किए, केसरी में लेख प्रकाशित कर दिए जिसके कारण इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई। और कहाँ पे, वर्मा के मांडले जेल में। तिलक के वकील जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, सजा रोक पाने में ये क्या रहे, असफल हो गए। तो याद रखे रहिएगा, तिलक के वकील कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे। उसके बाद हुआ दिल्ली षड्यंत्र केस 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग पर इसमें बम फेंका गया। याद रखिए रहिएगा, नेतृत्व कौन करने वाले थे, रास बिहारी बोस करने वाले थे। फांसी अवध बिहारी को, अमीन चंद्र, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास को फांसी की सजा यहाँ से सुनाई गई। याद रखिए रहिएगा, रास बिहारी बोस जापान चले गए, वहाँ 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का इन्होंने गठन किया था। तो याद रखिए रहिएगा, रास बिहारी बोस कहाँ चले गए थे, ये चले गए थे जापान, वहाँ पे इन्होंने 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था। हमने पढ़ लिया दिल्ली षड्यंत्र केस। अब हम देखते हैं पंजाब में क्या था, लाला लाजपत राय समाचार पत्र इनके थे, पंजाबी के माध्यम से, ठीक है, ये करते थे। उसके बाद आगे हम देखते हैं विदेशों में क्या क्रांतिकारी आंदोलन हो रहा था विदेशों में, इसमें हम देखते हैं। तो लंदन में जब चल रहा था, नेतृत्व मुख्यतः कौन कर रहा था, श्याम जी कृष्ण वर्मा, वीडी सावरकर, मदन लाल धिंगरा, लाला हरदयाल। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। याद रखिए रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किसने किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा किया गया था। उपाध्यक्ष कौन थे, अब्दुल सोहरावर्दी थे। याद रखिए रहेगा, इंडियन सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन करना था। इंडिया हाउस के सदस्य मदन मोहन लाल धिगरा थे। तो याद रखिए रहिएगा, इंडियन हाउस के सदस्य कौन थे, मदन लाल धिगरा ने विलियम कर्जन वेली की हत्या कर दी थी और इनको कौन सी सजा दी गई थी, फांसी की सजा इनको सुनाई गई थी। याद रखिए रहिएगा, इंडिया हाउस के सदस्य थे जो थे, इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। याद रखिए रहिएगा। फिर हमने देखा मैडम कामा, जिसको मैडम भीखाजी कामा कहा जाता है, भारतीय क्रांति की इनको माता कहा जाता है। जर्मनी के स्टुटगार्ट सम्मेलन में पहली बार लाल, पीला और हरे रंग के झंडे इन्होंने फहराया था। इतना याद रखिए रहेगा। तिरंगा जो वर्तमान में है वो नहीं था, इतना याद रखिए रहिएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं अमेरिका और कनाडा में कैसा चल रहा था क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे अमेरिका और कनाडा में हम देख रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रमुख भारतीय द्वारकानाथ दास थे। 1907 में कैलिफोर्निया में भारतीय स्वतंत्रता लीग का इन्होंने गठन किया। तो याद रखिए रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता लीग का कैलिफोर्निया में गठन किसने किया था, तो ये द्वारकानाथ दास ने किया था। 1909 में रामनाथ पुरी सर्कुल ए आज़ादी और तारकनाथ दास फ्री हिंदुस्तान का इन्होंने किया था। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किसने किया था, ये अमेरिका में है सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पे करने वाले लाला हरदयाल थे, अध्यक्ष इसके सोहन सिंह थे। गदर आंदोलन की स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिए रहेगा, 1 नवंबर 1913 को। उसके बाद हम देखते हैं गदर क्रांति छिड़ने का कारण था प्रथम विश्व युद्ध था, इसको देख लीजिए। गदर पार्टी ने युगांतर प्रेस की स्थापना करके साप्ताहिक, बाद में मासिक पत्रिका गदर का प्रकाशन किया। तो याद रखिए रहिएगा, गदर पार्टी ने क्या किया, पहले युगांतर प्रेस की स्थापना करके साप्ताहिक, बाद में मासिक पत्रिका गदर का प्रकाशन किया। गदर का पहला अंक 1 नवंबर 1913 को उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। इतना याद रखे रहिएगा। लाला हरदयाल के अमेरिका से चले आने पर कार्यभार रामचंद्र ने संभाला था, यह भी याद रखी रहिएगा। जब लाला हरदयाल वापस अमेरिका से चले आए थे तो इसका कार्यभार रामचंद्र ने संभाला था। उसके बाद हम देखते हैं स्वदेश सेवक गृह, इसकी स्थापना कनाडा में हुआ था, जीडी कुमार द्वारा ये किया गया था। गुरुमुखी में स्वदेश सेवक नामक अखबार निकाला। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1908 में किया गया था, अमेरिका में तारकनाथ दास द्वारा और जीडी कुमार द्वारा किया गया था। हिंदी एसोसिएशन की स्थापना 1913 में किया गया था, पोर्टलैंड अमेरिका में। लाला हरदयाल, सोहन सिंह और हरिनाम सिंह ने किया था। भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना 1906 में बर्लिन में किया था, लाला हरदयाल ने किया था। याद रखिए रहेगा। अफगानिस्तान में हम देखते हैं
तो ये इंपॉर्टेंट है। राजा महेंद्र प्रताप ने जर्मनी के सहयोग से काबुल में 1915 ईस्वी को अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की थी, याद रखे रहिएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। आगे हम देखते हैं कामागाटा मारू कांड जो हुआ था 1914 ईस्वी में हुआ था। यह एक जापानी जहाज था। ठेकेदार गुरु दंत सिंह ने 1914 में हांगकांग के एक जर्मन शिपिंग एजेंट मिस्टर बोने के जरिए किराए पर ये लिया था। ठीक है, किसको लिया था? कामागाटा मारू जो एक जहाज था। तो एग्जाम में पूछ लेता है कामागाटा मारू क्या था, तो एक जहाज था। 379 भारतीयों को लेकर कनाडा पहुंचने की कोशिश की, वहां से क्या हुआ था? वापिस कर दिया गया था। जहाज के जब यह पहुंचा तो यात्रियों पुलिस की मत झड़पें हुई और 18 इसमें मारे गए थे, इसी को कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसे याद रखे रहेगा। भारत में कौन से क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे? तो पहला था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको कहा जाता है HRA। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ था। संस्थापक इसके सचिन नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल थे। याद रखिएगा सचिन नाथ सन्याल की पुस्तक का नाम बंदी जीवन था। तो याद रखे रहेगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA कहा जाता है, स्थापना 1924 में कानपुर में हुआ। इसके संस्थापक सचिन नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल थे, याद रखे रहेगा। दल का उद्देश्य था सशक्त तथा संगठित क्रांति द्वारा भारत में सम्मिलित राज्यों का संघ स्थापित करना। फिर उसके बाद हुआ काकोरी कांड, याद रख रहेगा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 टाउन ट्रेन को रोककर सरकारी खजाने को लूटने का यहाँ पे प्रयास किया जाता है। इसमें 29 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं, 17 को लंबी सजा सुनाई जाती है, 4 को आजीवन कारावास दिया जाता है और 4 को फांसी दिया जाता है। फांसी पाने वाले व्यक्ति का नाम पूछता है, तो राम प्रसाद बिस्मिल जो गोरखपुर से थे, अशफाक उल्ला खां फैजाबाद से, रोशन लाल नैनी इलाहाबाद से और राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा। तो याद रखे रहेगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया जाता है इसमें। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से बच निकले थे, इतना। फिर उसका नौजवान सभा का स्थापना हुआ 1926 में। इसको करने वाले संस्थापक थे भगत सिंह, छबील दास और यशपाल थे। नौजवान सभा का दर्शन फिलासफी ऑफ बॉम्बे, ठीक है, याद रखिएगा फिलॉसफी ऑफ बॉम्बे भगवती चरण के द्वारा ये किया गया था। आगे हम देखते हैं से इम्पोर्टेंट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। HSRA देखिए, एक है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो 1924 में। एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA इसको कहा जाता है। 9 से 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में फिरोज शाह मेहता कोटला द्वारा मैदान पर किया गया था। फिरोज शाह मेहता कोटला मैदान पर 1928 में इसका स्थापना किया गया था। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह भी थे। ठीक है, उद्देश्य था भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना, इसका उद्देश्य था। HSRA के नेता हम देख लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर थे। पंजाब में भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और सुखदेव थे। फिर होता है सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं, याद रखिए रहेगा। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने सैंडर्स की हत्या कर दी थी। किसने किया था? भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने किसकी हत्या की थी? सैंडर्स की हत्या की थी। इतना याद रखिए रहेगा, कब? 17 दिसंबर 1928 को। फिर होता है लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में। HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल पर बम फेंका। उस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल पर चर्चा हो रही थी। जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की, जिसने जतिन दास भी थे। जतिन दास 64वें दिन हड़ताल के 13 सितंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो याद रखे रहेगा जो लाहौर षड्यंत्र केस था 1929 में, इस पर किसने क्या किया था? ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने यहाँ पे क्या किया था? केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंक दिया था। कब? 8 अप्रैल 1929 को, याद रखे रहिएगा। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दिया गया था, इतना याद रखे रहेगा। और 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद ने स्वयं को गोली मार ली थी 27 फरवरी 1931 को। ठीक है, आगे हम देखते हैं चटगांव शस्त्रागार कांड कब हुआ था। तो ये जो था चटगांव शस्त्रागार कांड 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। प्रमुख नेता सूर्य सेन थे, जिनको मास्टर दा कहा जाता है। ठीक है,
इतना याद रखे रहेगा। 700 नौजवानों के साथ पुलिस लाइन, टेलीफोन एक्सचेंज इत्यादि पर हमला इन्होंने किया था। सूरसेन पकड़ लिए गए और इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। प्रीतिलता वांदेकर ने आत्महत्या कर लिया था। कल्पना दत्त गिरफ्तार हो गए थे। टेगरा बल लड़ता हुआ मारा गया था। अंबिका चक्रवर्ती, अनंत से गणेश घोष, लोकनाथ बहल, मणिनाथ को काला पानी की सजा दिया गया था। याद रखे रहिएगा। आगे हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव। कौन कौन सा स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, याद रखी रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं जो आंदोलन हुए थे, क्योंकि बाकी का हमने तो मतलब जो गांधी जी के द्वारा थे आंदोलन हुए तो उस सबको हमने पढ़ा। बाकी का जो मेन और आंदोलन है इसको आज हम पढ़ लेते हैं, और बिहार में इसकी क्या भूमिका रही हम इसको भी पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन 1919 से लेकर 1922 ईस्वी तक। खिलाफत आंदोलन क्या था? कारण था प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि थी। ठीक है, इसका कारण था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय समिति का गठन हुआ, जिसके सदस्य थे अली बंधु, जिसको अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली को कहा जाता है, और इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और हसन इमाम भी थे। तो याद रखिए रहेगा। अखिल भारतीय समिति का गठन कब हुआ था? 1919 में, जिसके सदस्य थे अली बंधु, जिनमें अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली को कहा जाता है। इसमें मौलाना अबुल कलाम और हसन इमाम भी थे। इस समिति की पहली बैठक नवंबर 1919 में दिल्ली में फजल हक की अध्यक्षता में हुई थी। अगले दिन का बैठक गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था। इतना याद रखिए रहेगा। 20 जून 1920 को हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक इलाहाबाद में हुआ। असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया। तो याद रखिए रहेगा, पूछा जा सकता है कब मनाया गया था? 31 अगस्त 1920 को। सितंबर 1920 में कलकत्ता अखिल भारतीय समिति की बैठक हुई। अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय थे। इसी सम्मेलन में गांधी जी ने स्वयं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, विरोध इसके किसने किया था असहयोग आंदोलन का? CR दास, BC पाल, एनी बिसेंट, जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। जिन्ना ने गांधी से कहा था कि देश की राजनीति में महत्व का दखल उचित नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? जिन्ना ने गांधी से कहा था देश की राजनीति में मजहब का उचित कोई दखल नहीं होता है। ठीक है, दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित होकर दिया गया। किसके द्वारा? CR दास द्वारा। तो याद रख रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में ये पारित हुआ। गांधी जी ने 1 वर्ष में आज़ादी की घोषणा कर दी। गांधी जी ने क्या कहा यहाँ से कि हम 1 वर्ष में आज़ादी लेकर रहेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ, और यहाँ से क्या हुआ? कमाल पाशा ने खलीफा के मुक्ति पद को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो याद रखिए रहिएगा, 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ था। कमाल पाशा ने खलीफा के पद को यहाँ से समाप्त कर दिया था। ठीक है, आगे हम समझते हैं, देखते हैं बिहार में असहयोग आंदोलन की क्या विशेषताएं थी, इसको हम देखते हैं। तो शिक्षकों और छात्रों ने स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया, और वकीलों ने अदालतों में भाग लेने से परहेज किया। ठीक है, कई ने नौकरी छोड़ दी। विदेशी वस्तुओं का यहाँ पे बहिष्कार किया गया जो बिहार में। ठीक है, मुंगेर और भागलपुर में फेरी और पौंड के बंदोबस्त के लिए नीलामियों का बहिष्कार किया गया। पटना में सरकारी प्रेस में हड़ताल हुआ। अप्रैल 1921 में पुलिस हड़ताल हुई जो पटना, पूर्णिया, मुंगेर और चंपारण तक फैल गई। 17 नवंबर को जब प्रिंस ऑफ वेल मुंबई पहुंचे तो पूरे बिहार में हड़ताल हुआ। 22 दिसंबर को जब प्रिंस पटना आए तो उनका बहिष्कार किया गया। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तारी को राज्यव्यापी विरोध सभाओं द्वारा चिन्हित किया गया था। 1922 में कांग्रेस की सविनय अयोग्य जांच समिति ने बिहार का दौरा किया। याद रखिए रहिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि कांग्रेस के सविनय अयोग्य समिति ने बिहार का दौरा कब किया था? तो 1922 में। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को हुई थी। याद रखिए रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 6 फरवरी 1921 को, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था। मौलाना मजहरूल हेग और ब्रज किशोर प्रसाद को क्रमशः इसके कुलपति बनाया गया था। तो इतना याद रखिए रहेगा, बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को, उद्घाटन गांधी जी ने, और मौलाना मजहरूल हक और ब्रज किशोर प्रसाद को इनका कुलपति बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रीय विद्यालय पटना में प्रधानाचार्य बनाया गया। मजहरूल हक ने पटना में दीघा के पास सदाकत आश्रम की स्थापना की थी जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र बना था। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखी रहिएगा। मजहरूल हक ने कहा पटना में दीघा के पास सदाकत आश्रम की स्थापना की थी
जो राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य केंद्र बना था। 30 सितंबर 1921 से मातृभूमि नामक समाचार पत्र भी प्रारंभ किया था। तो उस याद रखिए रहिएगा कि 1921 से मातृभूमि नामक समाचार पत्र किसने किया था? मजहरूल हक ने किया था शुरू। यहाँ से हम फिर देखते हैं बिहार में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ। श्री नारायण प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष थे और अब्दुल बारी इसके सचिव थे। तो याद रखिए रहेगा बिहार में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं पार्टी ने नवंबर 1923 में विधानसभा चुनाव में भाग लिया और विधानसभा में 8 सीटें और परिषद में 10 सीटें जीती थी। बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो इस प्रकार थी, इसको याद रखिए रहेगा। मुंगेर और भागलपुर में फेरी और पौंड के बंदोबस्त के लिए नीलामियों का बहिष्कार किया गया। पटना के सरकारी प्रेस में हड़ताल हुआ। एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पटना गया रोड पर प्रिंसिपल के रूप में राजेंद्र प्रसाद के साथ एक राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, हम देखते हैं फिर दिसंबर 1920 में गांधी जी ने बिहार का दौरा किया और विशेष रूप से भागलपुर में शराब की दुकानों पर धरने का नेतृत्व किया। बिहार में तिलक स्मृति समिति का गठन किया गया। तो इतना याद रखिए रहेगा, बिहार में तिलक स्मृति समिति का गठन किया गया। तिलक की मृत्यु पर द सर्च लाइट ने बिहार शोक है लेख प्रकाशित किया गया। ठीक है, तो याद रखिए रहिएगा। मार्च अप्रैल 1921 में पुलिस हड़ताल हुई जो पटना, पूर्णिया, मुंगेर और चंपारण तक फैल गई। गांधी जी ने औपचारिक रूप से 5 जनवरी 1921 को बिहार नेशनल कॉलेज और 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिए रहिएगा। कब इन्होंने किया था? 5 जनवरी 1921 को बिहार नेशनल कॉलेज और 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन इन्होंने किया था। आगे हम देखते हैं मजहरूल हक ने 30 सितंबर 1921 को हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए द मदरलैंड अखबार शुरू किया। हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए यह अखबार था। कब किया था इन्होंने? 1921 में हिंदू मुस्लिम एकता और गांधीवादी विचारधारा का प्रचार करने के लिए। कौन सा अखबार? द मदरलैंड किसने शुरू किया था? मजहरूल हक ने। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटिश राजकुमार ने बिहार का दौरा किया जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई महेंद्र प्रताप ने असहयोग आंदोलन के समय राय साहब की उपाधि यहाँ से वापस कर दी थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये याद रखी रहिएगा 1 अगस्त 1920 को तिलक का मृत्यु हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं जो असहयोग आंदोलन, अभी हमने बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझ लिया। अब हम देखते हैं जो असहयोग आंदोलन शुरू किया गया, इसमें 2 कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, इसको समझ लीजिए। एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जो सकारात्मक किया गया था इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना था, चरखा बांटना था, सूत काटना था। नकारात्मक क्या था? जितनी भी उपाधि इन लोगों को मिली थी उपाधि को वापस करना था, चुनाव का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करना, कर दो लगान ना दो का ये क्या करना था? ये नकारात्मक करना था। इसके दौरान क्या किया गया? उपाधियों को लौटाया जाना हुआ। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज ने नवाब बहादुर की उपाधि लौटा दी। इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता की नई इबादत लिखी गई। किसने कहा? गांधी जी ने। सिखों ने राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम जो नेता थे सैफुद्दीन किचलू को स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी। मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता ब्रह्मानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए बुलाया था। गांधी जी ने आजीवन लंगोट धारण करने का निर्णय इसी में लिया था। तो याद रखिए रहेगा, इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने आजीवन लंगोट धारण करने का निर्णय लिया था। पुरुषों में सर्वप्रथम मोहम्मद अली और महिलाओं में बसंती देवी पत्नी चित्तरंजन दास को गिरफ्तार किया गया था। इसमें याद रखिए रहिएगा। आगे हम समझ लेते हैं बहिष्कार कार्यक्रम जो हुआ था सबसे ज़्यादा सफल बंगाल में हुआ था। सर्वाधिक सफल कार्यक्रम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार था इसमें। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 1920 में असहयोग विरोधी संस्था का भी स्थापना हुआ। पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास द्वारका, उसके बाद शीतलवाड़ जामिया मिलिया इस्लामिया के इसमें स्थापना किया गया। याद रखिए रहिएगा। फिर देख लेते हैं हम चौरी चौरा कांड जो हुआ उसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया। यहाँ पे गांधी जी इस समय बारदोली में थे। इतना याद रखिए रहिएगा कि जब चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, गांधी जी उतनी समय बारदोली में थे। गांधी जी ने बारदोली प्रस्ताव के अंतर्गत 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, जब उन्होंने सुना कि ये यहाँ पे चौरी चौरा कांड हो गया तो इन्होंने क्या किया? चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था कि ये जो गोरखपुर के पास चौरी चौरा है वहाँ पे
पुलिस कर्मियों के ऊपर गोली चला दिया गया था, जिससे क्या हुए, गांधी जी इतना दुखी हुए कि इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसकी तीव्र आलोचना की गई। मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि कन्याकुमारी के किसी गांव में अपराध किया है तो सजा हिमालय को क्यों। इन्होंने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, आंदोलन को वापस लेना दुर्भाग्य से कम नहीं है। मौलाना अबुल कलाम ने कहा, यह महान भूल है। उसके बाद रजनीकांत दत्त ने कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। डॉक्टर मुंजे ने कहा, निंदा प्रस्ताव था ये, ठीक है, क्योंकि गांधी जी ने इसमें क्या कहा था कि हम 1 साल के अंदर आज़ादी ले लेंगे, ठीक है। क्या हुआ, इसके बाद गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। 13 मार्च को गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए। अहमदाबाद के सेशन जम ब्रूमफील्ड की अदालत में मुकदमा अभियोग के 2 आयुक्त थे। यंग इंडिया के संपादक के हैसियत से गांधी जी, प्रकाशक के हैसियत से शंकरलाल दयाल थे। याद रखिएगा, यंग इंडिया के संपादक के हैसियत से गांधी जी थे, प्रकाशक के हैसियत से शंकरलाल बैंकर थे। यंग इंडिया का लेख था, राजभक्ति में दखल, समस्या और उसका हल, गर्जन तर्जन थे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास दे दिया गया। याद रखे रहिएगा। उसके बाद इनको क्या हुआ, बीमारी के कारण इनको पहले ही रिहा कर दिया गया था, क्योंकि ये बीमार थे। इनका ऑपरेशन डॉक्टर कर्नल मैडॉक ने किया था, अपेंडिक्स का, ठीक है। तो इतना याद रखे रहिएगा। असहयोग आंदोलन को जब इन्होंने समाप्त कर दिया, उसको रोक दिया, तो उसके बाद गांधी जी को 6 वर्ष का सजा सुनाया गया, कारावास। तो उसके लेकिन तो इनको बीच में ही रिहा कर दिया गया, क्योंकि इनको ऑपरेशन था, डॉक्टर कर्नल मैडॉक ने इनका किया था। असहयोग आंदोलन का नारा था, 1 वर्ष में स्वराज्य लेना, ठीक है। साम्राज्यवादी, यहाँ से देखते हैं स्वराज्यवादी आंदोलन एवं गांधी जी के रचनात्मक कार्य। कांग्रेस के अंदर 2 तरह की विचारधाराएं थी असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद, ठीक है। एक था परिवर्तनकारी, अब एक था परिवर्तन विरोधी। चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, ये थे दूसरे चुनाव में, ये भागीदार थे। राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, इमाम हसन, ये सब क्या थे, दूसरे चुनाव में भागीदारी नहीं लिए। इस दौरान गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया। दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन का हुआ, जिसमें अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। चुनाव में भागीदारी का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। जनवरी 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। तो याद रखे रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है, अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, 1923 में। इसका किया था सीआर दास ने, तथा इसके सचिव एम.एन. नेहरू थे, ठीक है। स्थापना इसका इलाहाबाद में किया गया था। नई पार्टी कांग्रेस के अंदर रहकर चुनाव लड़ेगी, इसका ये था, ठीक है। आगे हम समझते हैं। यहाँ से देखिए, साइमन कमीशन 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के मूल्यांकन के लिए 8 नवंबर 1927 को भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड द्वारा 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, ठीक है। याद रखी रहिएगा, ये जो साइमन कमीशन था, ये भारत सचिव उतने समय कौन थे, लॉर्ड बर्कनहेड थे। 7 सदस्यीय समिति का गठन किया। विरोध का कारण इसका क्या था, किसी भारतीय सदस्य का ना होना। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे, इसके कारण इसका विरोध किया गया। साइमन आयोग के जो सदस्य थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के थे, इसमें देख लीजिए। तो यहाँ से जॉन साइमन थे, लैंडफैक्स थे और कार्डनन थे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के क्या थे, यहाँ से थे बॉथम और स्ट्रैकोना थे, ठीक है। इतना याद रखी रहेगा। आयोग जो था 3 फरवरी 1928 को बम्बई बंदरगाह पर पहुंचा। देखिए, इसका गठन कब किया गया था, 1927 में। ये भारत पहुंचा 3 फरवरी 1928 को, बम्बई बंदरगाह पर पहुंचा। 1927 को मद्रास कांग्रेस अधिवेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे, M.A. अंसारी। यहाँ पे याद रखी रहेगा, 3 फरवरी 1928 को जब बम्बई बंदरगाह पे पहुंचा, तो इसका क्या हुआ, भारी विरोध किया गया था। यहाँ से देख लीजिए, साइमन कमीशन का हर तरीके से हर कदम पर बहिष्कार किया गया। मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग का एकजुट समर्थन दिया गया, जबकि जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने बहिष्कार किया, ठीक है। 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय घायल हो गए साइमन का विरोध करते हुए। क्या कर रहे थे ये, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। 30 अक्टूबर को ये क्या हुए, इनके ऊपर लाठी लग गया, जिससे ये क्या हुआ, इनको चोट लग गया। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। याद रखिए रहिएगा। 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को सैंडर्स की हत्या हुई। अभी हमने सैंडर्स वाला जो पढ़ा था, याद रखिए। लखनऊ में विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत घायल हुए थे। अंबेडकर साइमन सहयोग कमेटी के सदस्य बने। मई 1930 में ये जो कमीशन की रिपोर्ट हुई, संविधान का ढांचा संगीत किया गया। उत्तरदायी शासन नहीं, द्वैध शासन की समाप्ति कर दिया गया। गवर्नर के अधिकार में कोई कटौती नहीं हुई। थोड़ा पढ़ लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट एवं जिन्ना के 14 सूत्री कार्यक्रम। भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में बम्बई में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सदस्य थे इसको तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम, श्री S.S. अडेस,
सरदार मंगल सिंह, शोएब कुरैशी, जी.आर. प्रधान और सुभाष चंद्र बोस थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू आमंत्रित सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, याद रखे रहिएगा। ये था मुस्लिम लीग। आगे इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन हम देख लेते हैं, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। 1930 से 31 के बीच में हुआ। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पूर्ण स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था, तो 26 जनवरी 1930 को। इसकी प्राप्ति हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए। 2 मार्च 1930 को गांधी जी इरविन से अंग्रेजी मित्र रेजिनाल्ड कैम्बले से मिले थे। इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया। गांधी जी, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी मगर पत्थर मिला, गांधी जी ने कहा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 5 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम वासियों से कहा कि 12 मार्च 1930 को 6 6:30 बजे दांडी यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा में केवल पुरुष होंगे। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ साबरमती से दांडी तक की यात्रा इन्होंने शुरू किया। जो ये साबरमती था नवसारी जिला गुजरात में। 241 मील की यात्रा इन्होंने प्रारंभ की। 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून को तोड़ा था। इतना याद रखे रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरोजनी नायडू, हे नमक कानून भंजक तुम्हें मेरा सलाम, इन्होंने कहा। किसने? सरोजनी नायडू ने कहा। मार्च में गांधी जी सर्वाधिक आयु 61 वर्ष के थे, याद रखे रहिएगा। अब्बास तैयब से कहा गिरफ्तारी होने पर आप नेतृत्व करेंगे। आंदोलन की जो प्रगति थी, बिहार में चौकीदार टैक्स के खिलाफ था। कर्नाटक मध्य प्रांत वन टैक्स के खिलाफ था। उत्तर प्रदेश कर नादो था। राजगोपालचारी ने तमिलनाडु में, ठीक है, तंजौर तट की यात्रा निकाली। अप्रैल 1930 में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विधानसभा में स्वतंत्र दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया था। इतना याद रखे रहेगा। देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिहार में क्या भूमिका था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बिहार दिसंबर 1929 में आईएनसी के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ। इस आलोक में गांधी जी ने सरकार के सामने 11 मांगे रखी थी। इसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने के लिए 30 जनवरी 1900 तक की सीमा तक कर दी गई थी। मांगों को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ने साबरमती में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया था। फिर हमने ये सब बताया कि दांडी मार्च हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह की तिथि निश्चित की गई थी। राजेंद्र प्रसाद ने फरवरी के महीने में पटना में एक भाषण में सविनय अवज्ञा को संभावित रेखा की समीक्षा की थी। ठीक है, इतना याद रखी रहिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने 31 मार्च से 3 अप्रैल तक सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर का दौरा किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था? 31 मार्च से 3 अप्रैल तक सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर का दौरा किया था। उनका दौरा बिहार के लोगों के लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत था। पटना शहर 16 से 21 अप्रैल तक पुलिस की ओर से हिंसा के बावजूद सबसे वीरतापूर्ण दृश्यों में से एक गवाह बना। तो इतना याद रखिए रहेगा। 16 अप्रैल 1930 को पटना में सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। इतना याद रखे रहिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। यहाँ से आचार्य कृपलानी पर भी पुलिस ने लाठियां बरसाई थी। पुलिस ने राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ भी दबाव डाला, जबकि वह कुछ अन्य नेताओं के साथ चुपचाप सड़क पर चल रहे थे, लेकिन तो लोग यहाँ से विचलित नहीं हुए। आगे हम देखते हैं। देखिए, ये याद रखे रहेगा, लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था। इनको सीमांत गांधी कहा जाता है। महत्वपूर्ण घटना इसका याद रखी रहेगा। 18वीं रेजिमेंट के गढ़वाल के चंद्र सिंह गढ़वाल थे, तो सरकारी आदेश के बावजूद गोली चलाने थे। ठीक है, तो याद रखिए रहेगा, लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए रहिएगा। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लिथिगो प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, किसने दिया था? उसने लिथिगो प्रस्ताव भी इसको कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव को कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। अनिश्चित भविष्य में भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट के समान होगा। युद्धोपरांत संविधान निर्मात्री का सभा का गठन किया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में प्रधान सेनापति और वायसराय को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा। भारतीयों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव को क्यों किया था, इसको हम समझते हैं, क्योंकि यहाँ से देखते हैं। फिर आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव और द्वितीय विधि से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। गांधी जी द्वारा सत्याग्रही का चुनाव किया जाता है।
जिसमें आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। विनोबा भावे ने 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र को अपने पवनार आश्रम से युद्ध विरोधी भाषण देकर शुरू किया था। तो याद रखिएगा, विनोबा भावे का आश्रम का क्या नाम था? पवनार आश्रम। दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना गया, परंतु 29 अक्टूबर 1940 को इलाहाबाद के समीप इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल 18 नवंबर 1940 को अहमदाबाद में करने वाले थे, लेकिन 17 नवंबर को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार जुलाई 1941 में किया गया। पहले 8 सदस्य, जिसमें 3 भारतीय थे, बाद में 13 सदस्य और 8 भारतीय थे। तो देखिए, एक चीज़ ये याद रखी रहिएगा, जो अगस्त प्रस्ताव आया था, इसमें इन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या कहा कि आप लोग ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। अगर आप लोग इसमें भाग लेंगे तो हम लोग बाद में आप लोगों के लिए एक अनिश्चित भविष्य में भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट कर देंगे। युद्धोपरांत हम क्या करेंगे? संविधान निर्मात्री सभा का गठन करेंगे। मतलब इन्होंने लालच दिया, परंतु ये क्या कहा? भारतीयों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं। क्रिप्स मिशन था, इसका भारत आगमन एवं क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? तो क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था 1942 में आया था। मई 1940 में इंग्लैंड में आम चुनाव हुआ। चैम्बरलिन की सरकार के पराजय हुआ और कंजर्वेटिव पार्टी के विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। तो याद रखिएगा, कौन बनता है? चर्चिल ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है। अटलांटिक चार्टर की यहाँ पे घोषणा होती है। 12 अगस्त 1941 को ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा प्रत्येक देश की जनता को यह अधिकार होगा कि इस बात का निर्णय ले सके कि उसे देश की सरकार कैसी हो। चर्चिल ने तुरंत इस बात की घोषणा कर दी, यह भारत पर लागू नहीं होगा। ठीक है, क्रिप्स मिशन भेजे जाने का कारण, जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव डाला। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई तथा 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मिशन से वार्तालाप के दौरान क्या हुआ? कांग्रेस के जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मुख्य प्रवक्ता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहयोगी थे, हिंदू महासभा के थे बी.डी. सावरकर, उदारवादी टी.वी. सप्रू, लीग मोहम्मद अली जिन्ना, सिख थे बलदेव सिंह, दलित के कर रहे थे वो भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। ठीक है, भारत का विभिन्न व्यक्तियों से बात करने के पश्चात 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव रखा, जिसमें मुख्य बातें निम्न थी। भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट का होगा, जो अपनी आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। फिर इसमें कहा गया एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में यह बेहतर था, क्योंकि इसमें ऐच्छिक रूप से भारत को राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया होने वाला बैंक इसको कहा। गांधी जी ने उत्तर दिनांतिक चेक कहा, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक कहा। पट्टाभी सीतारामैया ने अगस्त प्रस्ताव का परिवर्धित संस्करण मात्र कहा। ठीक है, यहाँ से फिर हम देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिथगो थे। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखी रहिएगा। इसका कारण क्या था? क्रिप्स मिशन का असफलता हो गया। उसके बाद जापानी जो थे सेनाओं का भारत तक पहुंचना, गांधी जी के परिवर्तित विचार, बढ़ी हुई कीमतें, भारतीय सैनिकों का भारत के बाहर युद्धों में प्रयोग करना। ठीक है, वर्धा प्रस्ताव कब आया? 14 जुलाई 1942 को, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, लाल लिथगो के समय पे आया था। वर्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में 7 से 14 जुलाई को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। इसको वर्धा प्रस्ताव कहा जाता है, याद रखिएगा। कब? 14 जुलाई 1942 को। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था, तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि जब बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में ये 7 अगस्त को ये वर्धा प्रस्ताव जब पारित हुआ, तो उतने समय झंडा कौन फहरा था? अरुणा आसफ अली ने। गांधी जी ने अमेरिका पत्रकार लुई फिशर से कहा था कि यदि कांग्रेस साथ नहीं देती है तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस का बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। 7 अगस्त 1942 को पारित प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को सर्वसम्मति से यह पारित हो गया। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया था। यहाँ से हम आगे देखते हैं तो ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र इसके बाद चालू हुआ। यहाँ से क्या किया गया? 9 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर उन्होंने चला दिया, के तहत क्या किया? कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेता को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को आगा का पैलेस पुणे में इन्होंने कर दिया।
किसके साथ? सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी के साथ। जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ कार्यकारिणी सदस्यों को अहमदनगर में इनको कर दिया गया। आगे हम देखते हैं, बाद में इन्होंने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में तथा मौलाना आज़ाद को बांकुड़ा जेल में कर दिया। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद कर दिया गया। 9 नवंबर को जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल से भाग कर क्या किया? यहाँ पे क्या किया? 9 नवंबर को जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग से क्या किया? इन्होंने भाग लिया तथा केंद्रीय संग्राम समिति की स्थापना की। फिर उसके बाद देखते हैं रेडियो स्टेशन की स्थापना। प्रमुख रूप से बम्बई और नासिक से यह संचालित होता था। इसका किसने किया था? 14 अगस्त को उषा मेहता ने। ठीक है, याद रखिए रहेगा। रेडियो प्रसारण का जो कार्य किया था सर्वप्रथम उषा मेहता ने किया था 14 अगस्त को। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से बोलते थे इसमें, याद रखिए रहेगा। कार्यक्रम जो था वॉइस ऑफ फ्रीडम था। बुलेटिन जो था डू और डाई बुलेटिन। ठीक है, आगे हम देखते हैं समानांतर सरकार की स्थापना जो हुई। इतना इम्पोर्टेंट ही नहीं है, आगे रुकिए हम देखते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। इसको हम देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की क्या भूमिका थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार कांग्रेसी नेताओं में अग्रणी थे। उन्हीं के नेतृत्व में बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार किया गया था। 9 अगस्त 1942 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य नेताओं जिसमें श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह और पालन प्रसाद वर्मा के साथ इनको बांकीपुर जेल में ले जाया गया। ठीक है, याद रखिए रहिएगा। कांग्रेस के पदाधिकारियों और सहयोगी संगठनों के लोगों को अवैध घोषित कर दिया गया और पुलिस ने उन सबको अपने कब्जे में ले लिया था। यहाँ से हम देखते हैं वेवेल योजना आया 14 जून 1945 को। 1943 में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर लॉर्ड बिस्काउट वेवेल भारत के वायसराय बने। कब? 1943 में। वेवेल योजना कब आया था? 1945 में। उन्होंने 14 जून 1945 ईस्वी को एक योजना वेवेल योजना की घोषणा की। इसकी मुख्य बातें क्या थी? ब्रिटिश सरकार को भारत में लक्ष्य उच्च शासन की ओर ले जाना था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वायसराय कार्यकारिणी में प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सारे सदस्य भारतीय होंगे, जिसमें हिंदू और मुसलमान समान संख्या में होंगे। परिषद युद्ध संचालन तथा प्रशासन के संचालन के साथ साथ ऐसे उपाय पर विचार किया जाएगा जिससे कि संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो सके। फिर उसके बाद होता है शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945 ईस्वी को। 25 जून 1945 को 21 राजनेताओं की उपस्थिति में सम्मेलन का प्रारंभ होता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया। हिंदू महासभा को भाग लेने की अनुमति इसमें नहीं मिली थी। गांधी जी शिमला में होते हुए इस सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। याद रखे रहेगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि क्या कांग्रेस जो ये शिमला सम्मेलन हुआ था इसमें गांधी जी ने भाग लिया था? तो इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। मुस्लिम लीग की शर्त थी कि वायसराय कार्यकारिणी में युक्त होने वाले सदस्यों का चयन वह खुद करेगी। कांग्रेस द्वारा जिन्ना की इस मांग को क्या कर दिया गया? अस्वीकार कर दिया गया, उसको मना कर दिया गया। अतः 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा करनी पड़ी थी। ठीक है, क्योंकि क्या था कि जो मुस्लिम लीग थी उसकी शर्त थी कि जो वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले सदस्य होंगे उनका चयन वह मुस्लिम लीग खुद करेगी। फिर इसके बाद हुआ कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव, संविधान सभा का चुनाव एवं अंतिम सरकार का गठन किया गया। मई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव हुआ। 26 जुलाई 1945 को लेबर दल की सरकार क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में सत्ता आई। याद रखिए रहेगा, उतनी समय वहाँ ब्रिटेन में कौन बना सरकार? क्लीमेंट एटली बना। एमरी के स्थान पर पैथिक लॉरेंस भारत का नया सचिव बना। उसके बाद कौन बनता है? पैथिक लॉरेंस। 19 फरवरी 1946 को पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड से घोषणा की भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कैबिनेट मिशन भेजा जाएगा। इसमें 3 सदस्य थे। भारत सचिव जो था पैथिक लॉरेंस था। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे। भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था यहाँ से। और नौसेना प्रमुख कौन था? एबी अलेक्जेंडर थे। 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा कौन? कैबिनेट मिशन पहुंचा। और 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट की। इसमें क्या किया? पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः नकार दिया गया। भारत को संघ राज्य बनाने की इसमें बात की गई थी। संविधान सभा के गठन की बात की गई जिसमें प्रांतों को शामिल होना ऐच्छिक था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 था, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत था और 93 देशी राज्य थी। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा में 1 सदस्य होगा। शीघ्र ही अंतिम सरकार की घोषणा हो गई। 6 हिंदू 5 मुसलमान प्लस अन्य थे। यह भारत पर निर्भर करेगा कि वह राष्ट्रमंडल में रहना चाहता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से फिर संविधान सभा का चुनाव होता है जुलाई 1946 में। ठीक है,
फिर इसमें क्या होता है, 199 सीट कांग्रेस को मिलता है, 2 पंजाब यूनियन पार्टी को, 2 दलित उद्धार को और मुस्लिम लीग को 73। ठीक है। पहली बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होता है। इसके अध्यक्ष जो बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनते हैं, ये अस्थायी होते हैं। उसके बाद कार्यवाही दिवस जो होता है 16 अगस्त 1946 को होता है। मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार के विरोध में तथा जिन्ना के नेतृत्व में भारत में जबरदस्त सांप्रदायिक दंगे हुए। इसी के दौरान बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी, मुख्यमंत्री सुहरावर्दी थे। अब यहाँ से फिर 16 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है 16 अगस्त को, क्योंकि क्या हुआ था 16 अगस्त 1946 को माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री की उपाधि प्रदान की थी। तो याद रखे रहिएगा, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री की उपाधि किसने दिया था? माउंट बेटन ने दिया था। फिर होता है यहाँ पे अटली की घोषणा, माउंट बेटन योजना एवं भारत की आज़ादी यहाँ पे होता है। अटली की घोषणा जो होती है 20 फरवरी 1947 को होता है। इसमें क्या होता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स की घोषणा होता है। 30 जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार भारत छोड़कर चली जाएगी, इसमें यह कहा जाता है अटली की घोषणा में। 34वें एवं अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंट बेटन 24 मार्च 1947 को भारत के वायसराय बनते हैं। माउंट बेटन का यहाँ पे क्या होता है, जब ये भारत आते हैं तो 22 मार्च 1947 को माउंट बेटन पालम हवाई अड्डे पर ये उतरते हैं। इनके सहायता में भारतीय वीपी मेनन जो ये क्या थे ICS को अपने साथ रखा है इन्होंने। 24 मार्च से 15 अप्रैल तक विभिन्न कांग्रेसी नेताओं से इन्होंने मुलाकात की। जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई, 2 बातों पर सहमत हुआ। रक्तपात से बचने के लिए जल्दी कोई निर्णय लेना जरूरी है। भारत का विभाजन एक दुखद घटना होगा। यहाँ पे हुआ। गांधी जी से इन्होंने मुलाकात किया 31 मार्च 1947 को प्रथम बार। भारत को बंटवारे से बचाने के लिए जिन्ना मुस्लिम लीग जो थे के सदस्य को सरकार बनाने की अनुमति दे दी जाए। सरदार पटेल से मुलाकात, उस समय की परिस्थितियों से नाराज होकर यहाँ तक कह दिया जिन्ना चाहे ना चाहे वे भारत का विभाजन चाहते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात, पूरी तरह से विभाजन के पक्ष में था मोहम्मद अली जिन्ना। माउंट बेटन ने जिन्ना के बारे में कहा, हे भगवान, यह आदमी या बर्फ की चट्टान, सारी मुलाकातें तो इसे पिघलाने में ही बीत गई, इन्होंने कहा। नेहरू और पटेल के बाद सिखों के नेता बलदेव सिंह से विभाजन के पक्ष में अपनी सहमत दे दी। सबके स्वीकार करने के बाद गांधी जी ने अतः विभाजन के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया था। माउंट बेटन योजना जो हुआ था 3 जून योजना इसको कहा जाता है। 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना की प्रस्तुति की गई। भारत का विभाजन यहाँ पे अनिवार्य हो गया। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान भारत के उन भागों में लागू नहीं होगा जो इस मानने को तैयार ना हो। बंगाल और पंजाब इस बात पर निर्णय करेंगे कि उनको कहाँ रहना है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में जनमत द्वारा यह पता लगाया जाए कि वह भारत के किस भाग में रहना चाहते हैं। इसमें फिर कहा गया भारतीय नरेशों के प्रति पुरानी नीति रहेगी। क्या हुआ 3 जून 1947 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में स्वीकार कर लिया जाए। ठीक है। फिर आगे यही होता है कि आज़ादी के समय इसमें हो जाता है। याद रखिएगा, आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी थे, वायसराय माउंट बेटन थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, सम्राट जॉर्ज सस्टम था। ठीक है, इतना याद रखे रहिएगा। से हमारा सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट खत्म होता है। थोड़ा और जो कुछ अगर बाकी रहेगा तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे।